नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार प्लेटफॉर्म। हम डीसी जनरेटर के बारे में पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के अंदर। डीसी जनरेटर की हमने बहुत सी बातें हमने सीखी हैं। मैंने आपको टाइप्स बताए हैं डीसी जनरेटर के, कौन कौन से टाइप्स होते हैं। सेपरेटली एक्साइटेड, आगे मेरे पास सेल्फ एक्साइटेड के मैंने 3 टाइप आपको बताए थे, शंट, सीरीज और कंपाउंड। कंपाउंड के भी मैंने आगे जो टाइप्स होते हैं वो मैंने आपको डिस्कस किए थे। अभी हमारे पास क्या रहेगा, डीसी जनरेटर का जो हमारे पास बचा हुआ पार्ट है, जैसे कि हमने कल लॉसेस पढ़े थे, ठीक है। आज हम क्या करने वाले हैं, डीसी जनरेटर जो हमारे पास और जो पार्ट्स बचे हैं, जैसे कि आगे मेरे पास टॉपिक है एफिशिएंसी के बारे में। मेरे पास डीसी जनरेटर की जो एफिशिएंसी होती है उसके बारे में हमारे पास पढ़ते हैं। एफिशिएंसी हमें देखनी है डीसी जनरेटर की, मतलब दक्षता। एफिशिएंसी यानी कि दक्षता हमें देखनी है डीसी जनरेटर के बारे में। अब सभी को पता होता है एफिशिएंसी हमारे पास क्या होती है। किसी की दक्षता निकालते हैं उसे इस तरह से लिखा जाता है, और हमारी जो भी दक्षता होगी वो क्या होती है, आउटपुट बटा में क्या होता है मेरे पास, इनपुट। ये मेरे पास दक्षता होती है। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या बनता है, आउटपुट बटा में इनपुट। किसी भी मोटर की बात करें, चाहे जनरेटर की बात करें, चाहे हमारे पास ट्रांसफार्मर की बात करें, चाहे हम डीसी जनरेटर की बात करें, किसी भी मशीन की बात करें, तो मेरे पास एफिशिएंसी क्या होगी, आउटपुट बटा में इनपुट। अब यहाँ पर मेरे पास क्या है, आउटपुट मेरे पास क्या मिल रही है डीसी जनरेटर के अंदर, आउटपुट मुझे मिल रही है VI, ठीक है, वोल्टेज, और मेरे पास करंट है वो मैंने आउटपुट लिया हुआ है इसके अंदर। इनपुट के अंदर मैं क्या लिख सकता हूँ, इनपुट को मैं कुछ इस तरह से भी लिख सकता हूँ, आउटपुट प्लस में जो हमारे लॉस है, अगर मैं उनको जोड़ देता हूँ, जितनी मेरे पास आउटपुट मिली है और जितने मेरे पास लॉस हुए हैं उनको मैं जोड़ूंगा, तो ये जोड़ने के बाद मेरा इनपुट ही बन जाता है, ठीक है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब मेरे पास क्या है, यहाँ पर एक और बात बनेगी मेरी, VI बटा में आउटपुट मेरी क्या है, यहाँ पर लिखी हुई है VI, और मेरे पास जो लॉस चीज़ है, जो मैंने हानियाँ बताई थी, कौन कौन सी टाइप की हानियाँ बताई थी। सबसे पहले कॉपर लॉस मैंने आपको बताया, उसके बाद मेरे पास क्या है, कोर लॉस मैंने आपको बताई। कोर लॉस का दूसरा नाम क्या था, आर्मेचर लॉस होता है, सॉरी वो आयरन लॉस होता है हमारे पास। और आयरन लॉस के अंदर मैंने आपको 3 टाइप बताए थे, सॉरी 2 टाइप बताए थे, हिस्टेरिसिस और मेरे पास कौन सा है, एडी करंट के बारे में। अब मेरे पास क्या है, यहाँ पर जो लॉसेस मैं लिखूँगा तो सबसे पहले लिखता हूँ मैं एडी करंट लॉस को, और मेरे पास जो एक और लॉस है आयरन लॉस को, इन दोनों को जोड़ देता हूँ तो मेरे पास क्या है, ये मेरी टोटल यहाँ पर इनपुट बन जाती है आउटपुट के साथ जोड़ने के बाद में। तो आपको आपका जो मेन फार्मूला बनेगा एफिशिएंसी का, तो फार्मूला क्या होगा, VI बटा में VI, ये मेरी आउटपुट है, प्लस में एडी करंट लॉस, प्लस में मेरे पास आयरन लॉस। यहाँ पर ये पता होना चाहिए आपको फार्मूला। अब मैं आपको एक नई बात बताता हूँ, थोड़ी सी अलग से बातें हैं मेरी। एग्ज़ाम के अंदर क्या पूछा जाएगा, आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा जो आपका हिस्टेरिसिस लॉस है, हिस्टेरिसिस जो हानि है आपकी, हिस्टेरिसिस हानि की इकाई क्या होगी, यूनिट। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। हिस्टेरिसिस लॉस की इकाई क्या होगी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं आपको ऑप्शन देता हूँ। ऑप्शन मेरे पास फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है मेरे पास वोल्ट, दूसरा है मेरे पास वाट, तीसरा है मेरे पास एम्पियर सेकेंड, और मेरे पास फोर्थ वन है एम्पियर हावर, AH। ये आपको बताना होगा हिस्टेरिसिस लॉस की इकाई किस में होगी, हमारे पास वोल्ट में होगी या वाट में होगी या एम्पियर सेकंड में या AH के अंदर, ठीक है। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। मैं आपको कल इसका डिस्कस करूँगा इसके बारे में। तो ये आपका आज का क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन बन चुका है। तो अब मेरे पास बात होगी एफिशिएंसी की, मैंने आपको बता दिया। अब मेरे पास कंडीशन बनती है कुछ, मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या कंडीशन होगी मेरे पास मोटर और जनरेटर के अंदर, ये भी बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एफिशिएंसी वाला जो पॉइंट है वो क्लियर हो गया होगा। एफिशिएंसी के एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। अभी मैं दिल्ली मेट्रो का जो है पेपर जो सॉल्यूशन करवा रहा था आंसर की का, तो उसके अंदर भी एफिशिएंसी के अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे, दक्षता पे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब मेरे पास क्या है, मैक्सिमम एफिशिएंसी है, लोड के साथ हमें देखनी होगी। अगर मेरी मैक्सिमम जो मेरी दक्षता है, एफिशिएंसी है,
लोड के साथ देखनी है मुझे, तो मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। लोड के साथ मैक्सिमम एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या बनता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। जो मेरे पास मैक्सिमम करंट होगा बराबर में होगा मेरे पास फुल लोड करंट, ठीक है। मेरे पास क्या होगा, फुल लोड करंट, और यहाँ पर साथ में मल्टीप्लाई होगा आयरन लॉस बटा में कॉपर लॉस, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगा, आपको पता होना चाहिए। मैक्सिमम एफिशिएंसी का जो मेरे पास फुल करंट होगा, उसके बाद बराबर में होगा फुल लोड करंट, और हमें रूट करना होगा आयरन लॉस बटा में कॉपर लॉस का। ये भी हमारे पास फुल लोड पर ही होते हैं, तो ये बात आपको याद रखनी है। मैक्सिमम एफिशिएंसी लोड के साथ एग्ज़ाम में डायरेक्ट आपको फॉर्मूलाज पूछ सकते हैं, या फिर इस बेस पे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल भी पूछ सकते हैं आपसे, ये भी आप माइंड में रखना। दूसरी बात मेरे पास क्या है, अगर आपको पूछ ले कि आपकी जो मैक्सिमम कंडीशन है मोटर के लिए क्या होगी, आपको पूछे जो आपकी मैक्सिमम कंडीशन मोटर के लिए, अभी HSSC का जो एक एग्ज़ाम हुआ था HSSC लाइनमैन का, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, ये क्वेश्चन HSSC लाइनमैन के अंदर पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन क्या था, मैक्सिमम कंडीशन मोटर के लिए आपकी मैक्सिमम कंडीशन क्या रहती है। तो मोटर के लिए क्या होती है मेरे पास, आप सभी को पता है मोटर के अंदर मेरे पास जो बनती है, एक तो बैक ईएमएफ बनता है, ठीक है। हम मेन सप्लाई देते हैं, वोल्टेज देते हैं, तो बैक ईएमएफ बराबर होगा मेन सप्लाई बटा में मेन सप्लाई का हमें करना है हाफ। ये कंडीशन आपको याद रखनी होगी मोटर के लिए। मैक्सिमम कंडीशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। आगे भी भविष्य के अंदर पूछा जा सकता है। ये तो हमारे पास है मोटर के लिए। दूसरी बात, अगर आपको यहाँ पर मोटर के बजाय आपको जनरेटर के बारे में पूछ लिया जाए, तो कंडीशन जनरेटर के लिए आपसे पूछा जाए, तो जनरेटर के लिए आपको पता है जनरेटर के अंदर हमारे पास क्या होता है, जनरेटर के अंदर हम मेन वोल्टेज, यहाँ से टर्मिनल वोल्टेज मेरी ये होगी, उसके अंदर क्या है मेरे पास जनरेट होती है वोल्टेज। जो मेरे पास वोल्टेज जनरेट हो रही है उसका हमें क्या करना है, हाफ करना है। ये बात आपको याद रखनी होगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और एग्जाम में पूछने वाले ये क्वेश्चन है सारे, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, मैक्सिमम कंडीशन हमारे पास क्या होगी, जनरेटर के लिए Eg बटा में 2 होगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, 3 पॉइंट और क्लियर हो चुके हैं यहाँ पर। अब आगे मेरे पास सबसे ज़्यादा पूछने वाला क्वेश्चन क्या रहता है, इन तीनों चारों में से कौन सा क्वेश्चन होगा। सभी के अंदर ये सेम क्वेश्चन रहता है। क्वेश्चन क्या है मैं आपको अभी बताता हूँ। मैक्सिमम जो मेरे पास पावर है उसको डेवलपमेंट करने के लिए, उत्पन्न करने के लिए हमारे पास कंडीशन क्या होगी, ये पूछ सकते हैं आपको। तो मेरे पास क्या होगा, मैक्सिमम एफिशिएंसी, जो मेरे पास मैक्सिमम जो मुझे दक्षता करनी है किसी भी मोटर या जनरेटर की, मैक्सिमम एफिशिएंसी कंडीशन, इसकी कंडीशन क्या होगी, मैक्सिमम एफिशिएंसी की कंडीशन क्या होती है मेरी, आप सभी को पता होना चाहिए। मैक्सिमम एफिशिएंसी कंडीशन होगी, जो मेरे पास 2 लॉसेज मैंने आपको बताए थे। एक तो मैंने आपको बताया था आयरन लॉस, एक आपका कौन सा था, एक मैंने आपको बताया था कॉपर लॉस। अगर हमारे आयरन लॉस बराबर हो जाए कॉपर लॉस के, तो उस कंडीशन में मेरे पास चाहे जनरेटर हो, चाहे मेरे पास मोटर हो, चाहे ट्रांसफार्मर हो, उसके अंदर क्या कंडीशन रहेगी, हमारे पास मैक्सिमम एफिशिएंसी हो जाएगी। कब होगी, आयरन लॉस बराबर में मेरे पास हो कॉपर लॉस, दोनों लॉसेस हमें बराबर होने चाहिए, तब हमारे पास ये कंडीशन बनती है मैक्सिमम एफिशिएंसी की, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन कुछ घुमा कर पूछा जाए, किस तरह से पूछा जाएगा। यहाँ पर आयरन लॉस को हम क्या बोलते हैं, आयरन लॉस हमारा होता है एक कांस्टेंट लॉस, ये हमारा एक कांस्टेंट लॉस होता है। और मेरा जो कॉपर लॉस है, कॉपर लॉस मेरा एक होता है हमारे पास, आयरन लॉस मेरे पास कांस्टेंट है, कॉपर मेरे पास होगा वेरिएबल लॉस। कांस्टेंट यानी कि ये स्थिर लॉस है, ये मेरे पास क्या है, चेंज होने वाला लॉस है, कम ज़्यादा होने वाला है, ठीक है। ये भी पूछ सकते हैं आपको, बात दोनों एक जैसी है ये, ठीक है। इनका नाम चेंज किया है सिर्फ। एक और पूछे तो क्या पूछेंगे यहाँ पर, आयरन लॉस को हम क्या बोलते हैं, आयरन लॉस को हम बोलते हैं कोर लॉस,
आयरन को ही हम बोलते हैं कोर लॉस। बराबर में आपको ऐसे भी लिखा मिल सकता है कॉपर लॉस, ये भी नाम आ सकता है। सिर्फ सारे नाम मैं आपको बता रहा हूँ। आयरन को ही कांस्टेंट बोलते हैं, कांस्टेंट हमारे पास सेम है, ये हमारे पास कोर लॉस है, तीनों को एक ही नाम है। कॉपर का भी ये तीनों नाम एक ही है, ठीक है। तो इसीलिए मैक्सिमम एफिशिएंसी कब होगी हमारी, जब ये दोनों लॉसेस बराबर हो जाएंगे, तब हमारी मैक्सिमम एफिशिएंसी उत्पन्न हो जाती है। कोई सी मोटर हो, चाहे जनरेटर हो या फिर ट्रांसफार्मर हो, ठीक है। यहाँ तक आपका जो पॉइंट है वो क्लियर हो चुका होगा। उम्मीद करता हूँ ये मैंने आपको बताए हैं वो अच्छी तरह से समझ में आ गए हैं। अब मैं शुरू करने वाला हूँ आपके साथ करैक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी जनरेटर। जो मेरे पास डीसी जनरेटर होगा उसकी विशेषता की बात मैं आपको बताता हूँ। विशेषता किस तरह से बनती है डीसी जनरेटर की, ठीक है। अभिलक्षण, करैक्टरिस्टिक्स मतलब अभिलक्षण उसका बताना है हमें। सबसे पहले मेरे पास क्या है, मैं लिख देता हूँ अभिलक्षण, अभिलक्षण ऑफ डीसी जनरेटर। मुझे देखना है डीसी जनरेटर की विशेषता, मुझे अभिलक्षण मुझे देखना है, ठीक है। अब ये अभिलक्षण देखने के लिए मेरे पास जो अलग अलग फॉर्मूलाज है वो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आपको पता होगा, जैसे कि आपके पास ये दो, मैं मान लेता हूँ मेरे पास चुंबकीय फील्ड है, ये है मेरे पास, ये मेरे पास है नॉर्थ, ये मेरे पास है साउथ साइड, ठीक है। यहाँ पर हमेशा चुंबकीय लाइन नॉर्थ से निकलती है और साउथ की तरफ जाती है, आप सभी को पता होगा। ये तो नॉर्थ से निकलेगी और साउथ की तरफ जाएगी, चुंबकीय लाइन्स जो होती है वो। अब इसके अंदर क्या होगा मेरे पास, मैंने क्या किया, एक चालक जो तार है मेरा, चालक कंडक्टर है, उसको मैंने इस लाइनों के बीच में रख दिया और इस चालक तार को मैंने किसी मैकेनिकल फोर्स या फिर प्राइम मूवर के द्वारा मैंने घुमाना स्टार्ट कर दिया है। ये घूमेगा तो इन मैकेनिकल लाइनों को कट करेगा, कट करेगा तो इसके अंदर क्या होगा, धारा फ्लो होगी और मेरे पास ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा इसके अंदर। ये जो कंडीशन होती है ये हमारे पास बोला जाता है फैराडे का पहला नियम। ये मेरे पास फैराडे का फर्स्ट नियम कहा जाता है, जो कि मैंने आपको अभी बताया है। चुंबकीय फील्ड के अंदर अगर हम चालक तार रख देते हैं, चालक तार को घुमाएंगे तो चालक तार हमारे चुंबकीय लाइनों को कट करेगा, कट करेगा तो क्या होगा, ईएमएफ उत्पन्न होगी। ये हमारे पास होता है फैराडे का फर्स्ट नियम। अगर आपसे फैराडे का दूसरा नियम पूछा जाए तो फैराडे का दूसरा नियम क्या होगा हमारे पास, माइनस मेरे पास E बराबर माइनस एन d∅/dt। ये मेरे पास फैराडे का दूसरा नियम होता है। मतलब क्या है इसका, मतलब है मेरे पास जो ईएमएफ उत्पन्न हुआ है ये ईएमएफ, इसका जो परिमाण है, मैग्नीट्यूड है, वो कितना होगा वो हमें यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। ये जो माइनस का निशान हम लगाते हैं, माइनस का निशान जो है हमारे पास होता है लेंज नियम के अनुसार, ठीक है। लेंज नियम के अनुसार हम माइनस का निशान यहाँ पर लगाते हैं। अब आपको यहाँ पर पता चला है कुछ डीसी जनरेटर की जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो किस तरह से कार्य करता है। इसके बाद हमारे पास एक और मेन पॉइंट होता है, डीसी जनरेटर का जो सिद्धांत होता है वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये जो हमारा काम कर रहा है, ये काम कर रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे यह काम करता है हमारा दो डीसी जनरेटर है हमारा, ठीक है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब मेरे पास क्या है, ये तो मैंने आपको बेसिक बात बताई इसकी वर्किंग प्रिंसिपल कंडीशन के बारे में, ठीक है दोस्तों। अब हम शुरू करते हैं इसके अभिलक्षण के बारे में, एक एक पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मेरे पास क्या है, जो पहला पॉइंट आपको पता होना चाहिए, पहला पॉइंट कौन सा है, करंट और फ्लक्स के बारे में क्या संबंध होता है वो आपको पता होना चाहिए। अब मेरे पास क्या है, फर्स्ट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, जो मेरा फ्लक्स होता है, जो मेरा फ्लक्स उत्पन्न होता है चुंबकीय क्षेत्र के अंदर, फ्लक्स जो होता है हमेशा समानुपाती होगा किसके, करंट के। ये बात आपको पता होना चाहिए, जो मेरा फ्लक्स होगा वो समानुपाती होता है करंट के। जितना हम करंट बढ़ाएंगे उतना ही हमारे पास फ्लक्स बढ़ेगा, जितना हम फ्लक्स बढ़ाएंगे उतना ही हमारा करंट बढ़ेगा, दोनों सेम कंडीशन में है। लेकिन ये हमारा कुछ ही पॉइंट तक काम करता है, सैचुरेशन पॉइंट तक काम करता है। मतलब उसके बाद में क्या है, हमारे पास पूरा रीजन सैचुरेशन हो जाता है, उसके बारे में चर्चा करता हूँ मैं। ये सिर्फ क्या है, लिमिट तक ही होता है, ठीक है, लिमिट तक ही काम करता है। ये किस तरह से,
मान लीजिए आपके पास ये ग्राफ है एक, ये आपके पास एक ग्राफ है। इस ग्राफ के अंदर मैंने मान लिया ये मेरा है फील्ड करंट, फील्ड वाइंडिंग है उसका करंट, ये मेरे पास क्या है फ्लक्स है। यहाँ पर क्या है दोनों फ्लक्स और फील्ड एक दूसरे के क्या समानुपाती है। अब आप सभी को पता है अगर समानुपाती हो तो ग्राफ हमेशा क्या बनता है, ग्राफ हमेशा स्थिर बनता है, रेखीय ग्राफ बनता है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम रेखीय ग्राफ। ग्राफ हमेशा हमारा रेखीय बनेगा, दोनों की वैल्यू सेम बढ़ रही है। लेकिन ये वैल्यू कुछ ही पॉइंट तक काम करती है, उसके बाद हमारा जो कंडीशन है वो सेचुरेशन पॉइंट के अंदर आ जाती है। ठीक है, अब हमारी वैल्यू यहाँ तक बढ़ी है, सिर्फ मान लीजिए यहाँ तक ये हमारी वैल्यू बढ़ी है, तो ये जो पॉइंट बोलते हैं इसको बोला जाता है नी पॉइंट, नी पॉइंट। ठीक है, इसको हम बोलते हैं नी पॉइंट। उसके बाद में जो पूरी लाइन हमारी बनेगी इसे बोलते हैं हम सेचुरेशन, सेचुरेशन रीजन। ये हमारा हो जाता है सेचुरेशन रीजन बन जाता है। इसके बाद में हम कितनी भी चाहे वैल्यू चेंज करें हमारा फ्लक्स सेम रहेगा। यहाँ तक तो दोनों सेम बड़े हैं, उसके बाद हमारा क्या है सेचुरेशन रीजन हुआ। तो हमारा जो जनरेटर है या फिर मोटर है उसके अंदर सिर्फ काम कर रहे हैं वो सिर्फ इसी रीजन के तक काम करते हैं, इसी रीजन तक क्या है हम कम ज़्यादा वैल्यू करते हैं और इसी रीजन में हमारे पास जनरेटर है वो ऑपरेट होगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए। यहाँ तक हमने मान लिया ये 100% हमारा फ्लक्स है। ठीक है, इससे ऊपर फ्लक्स हमारा नहीं बढ़ेगा, बस ये बात आपको पता होनी चाहिए करंट और फ्लक्स के बारे में। सबसे पहला जो मैं ग्राफ आपको बता रहा हूँ। ठीक है, दूसरा मेरे पास पॉइंट जो बनता है वो कौन सा पॉइंट है वो आपको बताता हूँ। फ्लक्स और ईजी के बीच में, जनरेटेड वोल्टेज के बीच में, फ्लक्स और जनरेटेड वोल्टेज है उन दोनों का ग्राफ किस तरह से बनता है वो मैं आपको भी बताने के जा रहा हूँ। दूसरा पॉइंट मेरे पास है ईजी और फ्लक्स के बीच में, फ्लक्स के बीच में मेरे पास ग्राफ किस तरह से बनेगा वो हम देखते हैं। अब आपको पता होना चाहिए एक फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था, ईजी बराबर होता है P∅ZN/60A। ये मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था। इस फॉर्मूले के अंदर क्या था मेरे पास, इस फॉर्मूले के अंदर यहाँ पर ईजी है, यहाँ पर फाई है मेरा, इन दोनों को मैं उठाऊंगा यहाँ पर तो मेरे पास क्या बनेगा, ये दोनों मेरे पास क्या होंगे समानुपाती होंगे क्योंकि दोनों एक दूसरे के बराबर में है। ठीक है, अगर नीचे होता तो क्या होता, व्युत्क्रमानुपाती होता, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता। तो ये कंडीशन मेरे पास है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की, तो मेरे पास दोनों ईजी और फ्लक्स मेरे पास समानुपाती है। अब आपको पता है हमने अभी किया था जो फ्लक्स है मेरा वो समानुपाती है किसके, IF के, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब मैं जितना भी हमारे पास फील्ड करंट बढ़ाऊंगा फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा तो मेरे पास क्या होगा, ईजी भी बढ़ेगी। ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल आराम से मैं धीरे धीरे आपको सारी बातें बता रहा हूँ। अब मेरे पास इनका जो ग्राफ बनेगा वो मैं ग्राफ बना के दिखाता हूँ। जो मेरे पास ग्राफ यहाँ पर बनेगा ये मेरे पास होगी ईजी जो कि जनरेट वोल्टेज बोलते हैं, यहाँ पर मेरे पास जो होगा ये होगा फ्लक्स। ठीक है, इन दोनों के बीच की बात करें, अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पर फ्लक्स की जगह, ये फ्लक्स है मेरा, फ्लक्स मेरा समानुपाती किसके है, IF के, तो ये ग्राफ मेरा किस किस के बीच में बन सकता है, ईजी और IF के बीच में भी क्या है सेम ही ग्राफ बनेगा। यहाँ पर क्या है मेरे पास समानुपाती है दोनों, तो आपको बताया हुआ है कोई भी चीज़ समानुपाती हो तो हमारा ग्राफ क्या बनेगा, ग्राफ हमारा बनेगा रेखीय ग्राफ। तो ये जो ग्राफ है वो इस तरह से शुरू होकर यहाँ पर ये चलेगा। सेम वही कंडीशन यहाँ तक मान लीजिए हमारी वैल्यू चेंज हो रही है, उसके बाद क्या है कि सेचुरेशन पॉइंट आ गया हमारा, बिल्कुल सेचुरेशन रहेगी, वोल्टेज उत्पन्न नहीं हो सकती। ठीक है, अब ये जो वोल्टेज मैंने मानी है यहाँ तक मैंने वोल्टेज मान ली है, मेरी 100% वोल्टेज है यहाँ तक उत्पन्न हुई है। और ये जो मेरा करंट होगा, ये जो मैंने IF माना है, ये मेरे पास है कोई रेटेड जो मेरे पास यहाँ पर करंट रहेगा, यहाँ तक हमारा करंट हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद करंट चाहे कितना ही बढ़ाओ मेरे पास सिर्फ क्या है ईजी चेंज नहीं होगी। अब ये जो रीजन काम कर रहा है यहाँ पर सिर्फ इतना ही रीजन हमारे लिए उपयोग है, तो ये हमारे पास क्या है ऑपरेटिंग रीजन होगा, ऑपरेटिंग रीजन। और ये मेरा जो पॉइंट बोलेंगे हम इसको बोलते हैं नी पॉइंट, सेम पहले हमने किया था उसी के जैसा। ठीक है, तो ये हमने क्या किया है ईजी और IF के बीच में ग्राफ देख लिया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये दो तीन पॉइंट मैंने आपको करवाए हैं वो समझ में आ गए हैं। अब हम कल की वीडियो के अंदर, कल के लेक्चर के अंदर मैं आपको अलग अलग
सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर के बारे में, और सेल्फ एक्साइटेड जो मेरे पास दो जनरेटर होते हैं, दो टाइप बताए थे मैंने आपको, सेपरेटली एक्साइटेड सेल्फ सेपरेटली, और दूसरा मेरे पास कौन सा है, दूसरा है मेरे पास सेल्फ एक्साइटेड। ये मेरे पास दूसरा टाइप है। इसके मैंने 3 टाइप आपको बताए थे, शंट, सीरीज और तीसरा था कंपाउंड। अब हम इन तीनों के सभी के बारे में क्या है कल के लेक्चर के अंदर पूरी डिटेल वाइज मैं आपको एक एक की विशेषता बताऊंगा, एक एक की मैं अभिलक्षण आपको बनाकर दिखाऊंगा, ठीक है, किस तरह से बनेंगे। आज के लिए इतना ही, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, लाइक करना ना भूलें। आपकी तरफ से कोई भी सुझाव हो हमारे लिए तो आप हमें ज़रूर बताएं। और हम क्या है इस चैनल के माध्यम से आपको कंप्लीट इलेक्ट्रिशियन थ्योरी स्टेप बाय स्टेप हाई लेवल, बिल्कुल लो लेवल से लेके मैं आपको हाई लेवल तक करवा रहा हूँ, ठीक है। जितना भी एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है वही मैं आपको करवाऊँगा, ज़्यादा डिटेल वाली बात नहीं हो रही है, ठीक है। जो भी मेन हमारे पास, हम जितना भी पॉइंट करेंगे टू दी पॉइंट हम करेंगे, सारी बातें, एक्स्ट्रा बातें नहीं करेंगे कुछ भी। सिर्फ मैं आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, जितने भी हमारे पास कंपटीशन जो हमारे एग्ज़ाम होंगे, कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए जो भी हमारे पास क्वेश्चंस उठते हैं वही मैं आपको बता रहा हूँ, बार बार बताता भी रहता हूँ किस टाइप के क्वेश्चंस उठ सकते हैं। और क्या है वीडियो के एंड में मैं आपसे 2 या क्वेश्चन पूछता हूँ लगभग, उन दोनों क्वेश्चन का आपको क्या है कमेंट बॉक्स में रिप्लाई ज़रूर करें। आप ही की तैयारी बेटर रहेगी, इससे आपको ही पता चलेगा कि किस टाइप आपकी तैयारी हो रही है। और दूसरी साइड में आपको क्या है DMRC जो मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन का जो मैंने आपको आंसर किया उसकी डिटेल वाइज विद फ़ोटो, साथ साथ में फ़ोटो भी दिखाता हूँ, उसके अंदर फ़ोटोज़ के साथ क्या है एक एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाया है मैंने, तो आप वो भी देखिए, अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। हमारे पास डीसी जनरेटर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद क्या है हम शुरू करेंगे इंडक्शन मोटर के बारे में, AC सिस्टम के बारे में, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।